बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर पिछले वीडियो के प्रश्न को देख लेते हैं। जो 3 प्रश्न हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो पहला प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। यानी कि सूक्ष्म उधार कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि छोटे व्यापार के लिए जो लोन लिया जाता है, इस मामले में बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सर्वाधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य यानी कि बनकर उभरा है। तो इसको लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया था, राइट आंसर होगा तमिलनाडु को पीछे छोड़कर। और हमने इसको लेकर कंप्लीट जानकारी आपको दिया था। कुछ चीजें यहाँ से ऐसे भी थी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी प्रबल संभावना है। दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है। तो ऐसी पहल अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि संस्था द्वारा हाल ही में ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया गया। तो ये जारी किया गया था विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आपको इस सीरीज में वीडियो के अंत में पूछे जाते हैं, आप लोग वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखें। कोशिश करें कि सारी जानकारी आप वहां पर लिखें। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप विस्तार पूर्वक जब लिखते हैं तो वो आपके लिए लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाता है। चलिए अब यहाँ पर हम आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न होगा कि बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है और राइट आंसर होगा बिहार का भागलपुर जिला। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल कुछ चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में रेशम भवन भागलपुर में बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से खादी मेला का आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, रेशम भवन भागलपुर में अभी हाल ही में खादी मेला का आयोजन किया गया बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से। और इस मेले का उद्घाटन बिहार के जो वर्तमान उद्योग मंत्री हैं समीर कुमार महासेठ, इनके द्वारा और साथ ही कुछ अन्य लोगों के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया। और यहीं पर उन्होंने खादी मॉल खोलने की घोषणा की। ये जो घोषणा अभी बिहार के भागलपुर में खादी मॉल खोलने को लेकर यहीं पर इसी मेले में कर सकते हैं, इसकी घोषणा किया गया। अब यहाँ पर खादी मॉल के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ पर जो दर्शाया गया है कि नवंबर 2022 में बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में, जो कि पूर्वी ओर खादी ग्रामोद्योग विभाग के तहत भारत का पहला खादी मॉल का शुभारंभ हुआ था। नवंबर 2022 में गांधी मैदान के पूर्वी ओर जो एलिफेंटन सिनेमा है उसके बगल में आप लोग देखते होंगे, ये भारत का पहला खादी मॉल है, जो कि यहाँ पर इसका ओपनिंग हुआ था नवंबर 2022 में। और इसकी शुरुआत किया गया था या फिर जो इसका उद्घाटन था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिहार खादी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक अहम जानकारी मैं आपको इसके ब्रांड एम्बेसडर को लेकर देने वाला हूँ। आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिए कि वर्ष 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि बिहार खादी के वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो जब ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था उस समय यानी कि तत्कालीन जो ब्रांड एम्बेसडर थे वे थे मनोज तिवारी। तो यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि वर्तमान में है मैथिली ठाकुर, लेकिन मनोज तिवारी से पहले बात करें तो इससे पहले 2021 में जो बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे वे थे पंकज त्रिपाठी। ये सारी बातें आपको याद होगा, हमने कई बार आपको बताया है। अब यहाँ पर मैथिली ठाकुर की चर्चा हो चुकी, तो ऐसे में मैथिली ठाकुर के बारे में ध्यान रखिए कि मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगर पूछा जाए कि बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मौजूदा समय में कौन है, तो मैथिली ठाकुर है। इसके अतिरिक्त मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग की तरफ से बिहार का स्टेट आइकन भी नियुक्त किया गया था। ये सारी बातें मैथिली ठाकुर से संबंधित है। हालांकि इसके अतिरिक्त एक दो जानकारी और भी है, जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं संगीत नाटक अकादमी ने 128 कलाकारों को वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए चुना था। और आपको ध्यान रखना, इसमें बिहार के 13 कलाकार शामिल थे, जिनमें की 8 पुरुष और 5 महिलाएं थी। और इन 5 महिलाओं में मैथिली ठाकुर का भी नाम शामिल था और मैथिली ठाकुर को बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए, नो डाउट यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न में। हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने कथित तौर पर धन शोधन में शामिल 100 से अधिक मोबाइल ऐप, जिसमें कि जो मोबाइल ऐप में सट्टा, जुआ, गेमिंग और साथ साथ जो ऑनलाइन जो ऋण दिया जाता है, जो ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, तो इस तरह के 100 से अधिक मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि बिहार पुलिस के द्वारा भी हाल ही में इस तरह का फैसला लिया गया है।
दरअसल आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि बिहार पुलिस ने कथित तौर पर धन शोधन में शामिल और वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 100 से अधिक जुआ या फिर गेमिंग और ऋण देने वाले मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। दरअसल इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से प्रतिबंध लगाने की मांग भी किया गया है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि ये पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया नहीं गया, बल्कि ये घोषणा किया गया और इसको लेकर भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उससे कह सकते हैं मांग किया गया है। तो ये सारी बातें फिलहाल यहाँ से संबंधित ध्यान रखिए। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, खास करके वैसे छात्रों को जो घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। ध्यान रखें, बीपीएससी मेकर ऐप पर इस वाले कोर्स को आप लोग ज्वाइन करें। इसी कोर्स में 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जो 30 सितंबर 2023 को आयोजित होना है, इस एग्जाम को लेकर टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। ये 40 फुल लेंथ टेस्ट है जो कि ऑनलाइन मोड में यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ध्यान रखें, जब आप इस कोर्स को बीपीएससी मेकर ऐप पर परचेज करेंगे तो वहां पर आपको एक प्रोमो कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर इस कोर्स में जितने भी नोट्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे एकदम सा मिनिमम सा फी पर। इसमें करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज शामिल है जो कि बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से आपकी हेल्प करेगा। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, बिहार जीके का सम्मिलित नोट्स है, सिलेबस आधारित नोट्स है जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तमाम चीजें इसी कोर्स में आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। तो जो भी छात्र डेडिकेटेड रूप से बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 जुलाई 2023 को 3,27,747 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये बजट था 3,27,747 करोड़ रुपए का। और एक जानकारी यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और तब से यह राज्य का 14वां बजट है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना 14वां बजट पेश किया है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा 7 जुलाई 2023 को पेश किया गया और ये कुल बजट की राशि है 3,27,747 करोड़ रुपए। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर हम चलते हैं आगे, कुछ पॉइंट में देखते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की यहाँ पर हमने चर्चा किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4,49,522 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसे कि पंच अमृत बजट कहा गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में प्रश्न बने पंच अमृत बजट से संबंधित तो ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट को कहकर संबोधित किया था। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें बिहार के बजट की, तो इसी को लेकर यहाँ पर पॉइंट लिखा गया कि बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जबकि पिछले वर्ष 2022-23 के लिए हम बात करें तो 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। इस बार जारी हुआ 2,61,885 करोड़ रुपए। हालांकि इस बजट की बात करें तो मूल रूप से इस बजट में शिक्षा पर कह सकते हैं ज्यादा ध्यान दिया गया, शिक्षा के लिए सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है। हालांकि यहाँ पर अगला पॉइंट हमने केरल से संबंधित लिया, यह भी एक बजट से ही संबंधित है। दरअसल हमने आपको जानकारी दिया था कुछ समय पहले, जो कि केरल सरकार ने, जो वर्तमान में केरल में पिनराई विजयन की सरकार है, तो इन्होंने हाल ही में जल बजट पेश किया है, जो कि जल बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। तो ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट तथ्यों में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है कि व्यापार सुविधा प्रदान करने के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है? तो जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर हम देखें तो इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि भारत। यानी कि व्यापार सुविधा प्रदान करने के मामले में भारत जो है ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में कह सकते हैं उभरा है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि पहले भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन हाल ही में भारत की स्थिति बेहतर हुई और इसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं, पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारत एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा पर जारी वैश्विक सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि भारत को शीर्ष स्थान पर रखा गया, यानी कि भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि इस वैश्विक सर्वेक्षण 2023 में 93.55 के उच्चतम स्कोर, यानी कि 93.55% के उच्चतम स्कोर के साथ वैश्विक व्यापार सुविधा के प्रयासों में भारत सबसे आगे रहा। भारत का जो समग्र स्कोर रहा 2023 को लेकर यह रहा 93.55%।
हालांकि पिछले वर्ष जो इसका रिपोर्ट आया था, पिछले वर्ष 2021 में भारत का जो समग्र स्कोर था वो था 90.32%। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। बहुत छात्रों को हमने देखा है कि ये जो डेटा है 90.32, बहुत सारे छात्र इसको पढ़ते हैं 90.32। अगर हम बात करें मैथमेटिकली तो ये गलत होता है बिल्कुल, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उसे आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 3-2, यानी कि आप इसे अलग अलग करके पढ़ना चाहिए आपको, ना कि इसे एक साथ। जैसे कि 90.32 इसे पढ़ना बिल्कुल सही होगा, जबकि 90.32 पढ़ना इसको एकदम से गलत होगा गणितीय भाषा में। तो ये चीजें भी यहाँ से ध्यान रखना आपको। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे 5वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 7 जुलाई 2023 को चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये हस्ताक्षर भारत और पनामा के बीच अभी हाल ही हुआ, और ऐसे में और एक यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इस प्रकार का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पनामा भारत के साथ इस प्रकार का समझौता करने वाला चौथा देश बनकर उभरा है। अब यहाँ पर आपको संबंधित तथ्यों की जानकारी दे दूं। दरअसल पहला पॉइंट है कि 7 जुलाई 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग और पनामा के निर्वाचन न्यायाधिकरण ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। मूल रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में जो सहयोग मतलब दोनों देशों के बीच चल रहा है, तो इसी को बेहतर करने की दिशा में, यानी कि संस्थागत ढांचा स्थापित करने की दिशा में, या फिर इसी उद्देश्य से ये समझौता किया गया है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हालांकि भारत इससे पहले मैक्सिको, ब्राजील और चिली के साथ ये समझौता कर चुका है, तो इस लिहाज से देखें तो ऐसे में ये जो लैटिन अमेरिकी देश है पनामा है, तो चुनाव आयोग के साथ समझौता करने पर या फिर इसमें हस्ताक्षर करने वाला भारत के साथ ये चौथा देश बनकर उभरा है। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर चुनाव आयोग की हमने चर्चा की। तो वर्तमान में भारत के जो 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार। आप सभी को मालूम है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। वहीं पर हम बात करें भारत के पहले चुनाव आयुक्त की, तो सुकुमार सेन जो कि पश्चिम बंगाल के मूल रूप से रहने वाले थे, ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये जानकारी यहाँ से जान रखें। वहीं पर दूसरी ओर अगर हम बात करें भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वी.एस. रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। तो इतनी सारी जानकारी ध्यान रखना है। इस सीरीज का यही तो मतलब है, यही तो फायदा है कि यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी मजबूत होता है। जितने भी संबंधित तथ्य हो सकते हैं जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, जिसकी चर्चा होती है, हमारा प्रयास रहता है कि वो चीजें हम आपके समक्ष बेहतर तरीके से रखें। अगर आपको लगे कि इस श्रृंखला से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप इसका प्रीवियस वीडियो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इसका वीडियो इस सीरीज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर 2 लाख का जो सब्सक्राइबर का आंकड़ा है आप लोग पूरा करने में मदद कीजिए। आप लोगों का एक प्रकार से सपोर्ट रहेगा कि जल्द से जल्द इस चैनल पर 2 लाख का सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा हो, ये ध्यान रखिएगा। और एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि अगर आप लोग बिहार स्पेशल मंथली करंट अफेयर्स का संग्रह ढूंढ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, तो हमारा जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का मंथली संग्रह है वो आपको यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरे यूट्यूब पे आपको इस प्रकार का करंट अफेयर्स का संग्रह नहीं मिलने वाला। आप जाके किसी एक मंथ का वीडियो देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर करंट अफेयर्स की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार से आपको मिलती है। तो आप वहां पर जाकर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं छठे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बताएं कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है? तो दिए गए विकल्पों के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, दीपिका देशवाल, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। ये एक उपलब्धि इनके नाम दर्ज हुई है, और ऐसे में यहाँ से कुछ चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जरूरी पॉइंट तो यही पर है कि वह कौन ऐसी लड़की है जो कि 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया है? तो दीपिका देशवाल। अब यहाँ पे हम इसी से संबंधित कुछ पॉइंट की चर्चा करें तो कानून अधिकारी दीपिका देशवाल हाल ही में न्यूयॉर्क अमेरिका स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकार पर भाषण देने के लिए तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया। ये तीसरी बार है जब संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें आमंत्रित किया था। महिलाओं के अधिकारों और मानवाधिकार पर भाषण देने के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया था। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, इस प्रकार वह संयुक्त राष्ट्र को 3 बार भाषण देने वाले या फिर संयुक्त राष्ट्र में 3 बार भाषण देने वाले या फिर संबोधित करने वाले पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय लड़की बनी है। ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट होगा, दरअसल इनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें तो यहाँ पर एक जानकारी हमने आपके समक्ष लिखा है कि कोरोना महामारी के दौरान उनकी निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया था और उन्हें इस प्रकार से सम्मानित किया गया था।
अब यहाँ पर बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में हमने कई बार आपको बहुत सारी चीजें बताया। संयुक्त राष्ट्र में जो भारत की जो कह सकते हैं अस्थायी प्रतिनिधि है भारत की तरफ से, वो है रुचिरा कंबोज। और संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग है हमने आपको बताया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए इन सब बातों का ध्यान रखिए। अब आ चुके हैं हम 7वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म निर्देशक अर्थात डायरेक्टर को हाल ही में व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। तो इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से किस भारतीय फिल्म निर्देशक को सम्मानित किया गया। तो देखिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि शेखर कपूर को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर इससे संबंधित सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को हाल ही में व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि इस फिल्म की बात करें तो इस पुरस्कार समारोह में इस फिल्म को यानी कि व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट फिल्म को 9 श्रेणियों में नॉमिनेट किया गया था। इन 9 श्रेणियों में से नॉमिनेशन के बाद इस फिल्म को 4 श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुआ। तो एक तो यही श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ जो निर्देशक का पुरस्कार मिला इस फिल्म को मिला। हालांकि इस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अतिरिक्त इस फिल्म को हम जो अवार्ड मिला उसकी चर्चा करें तो यहाँ पर इसी पॉइंट को लिखा गया कि इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर या फिर बेस्ट निर्देशक के अतिरिक्त बेस्ट ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी अवार्ड मिला। तो ओवरऑल इतनी सारी जानकारी यहाँ से इस प्रश्न से संबंधित आपको ध्यान रखना है। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म पुरस्कारों की, तो ऐसे में हाल ही में जो भी फिल्म अवार्ड आयोजित हुए हैं, जैसे कि आईफा अवार्ड की बात करें अर्थात इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड की बात करें, तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2023 में इस आईफा अवार्ड का 23वां संस्करण आयोजित हुआ अबू धाबी में। और इसके विजेताओं की बात करें तो जहां से एग्जाम में प्रश्न पढ़ेंगे, जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो दृश्यम 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। और दूसरा पॉइंट है बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किन्हें मिला, रॉकेटरी के लिए आर माधवन को। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल कैटेगरी में गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को। और इसी के तहत लीडिंग रोल मेल कैटेगरी में विक्रम बेदा के लिए ऋतिक रोशन को मिला। बेस्ट एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल फीमेल कैटेगरी में मोनी रॉय को ब्रह्मास्त्र के लिए दिया गया। जबकि बात करें हम यहाँ पर मेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल की, तो अनिल कपूर को मिला जुग जुग जियो के लिए। ये तो रही बात यहाँ पर आईफा अवार्ड से संबंधित। हालांकि इसके अतिरिक्त एक और है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड। तो इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला ये बधाई 2 के लिए राजकुमार राव को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला। यहाँ पर कुछ चीजें और भी है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। हालांकि इन सब में एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला ये प्रेम चोपड़ा को मिला। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पर फिलहाल इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पर अगला 8वां प्रश्न है कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि हम्पी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक हाल ही में हम्पी कर्नाटक में आयोजित किया गया। आयोजन तिथि की बात करें तो आयोजन तिथि 9 से 12 जुलाई 2023 रहा इसका। और ये 4 दिवसीय बैठक में संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। तो ये तो रही बात यहाँ पर इसके तीसरे बैठक से संबंधित जो अभी हाल ही में हम्पी में आयोजित किया गया। यहाँ पर हमने दर्शा दिया है कि G20 की अध्यक्षता के तहत ये तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक है। अब यहाँ पर पहली और दूसरी कार्य समूह की बैठक की बात करें तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इसके तहत बात करें पहली कार्य समूह की बैठक की, तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन हुआ था 22 से 25 फरवरी 2023 तक। और आयोजन स्थल था खजुराहो मध्य प्रदेश, यानी कि खजुराहो मध्य प्रदेश में इसका यानी कि संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित किया गया था। वहीं पर बात करें हम इसकी दूसरी बैठक की, तो इसका आयोजन तिथि था 14 से 17 मई 2023 और इसका आयोजन स्थल था भुवनेश्वर उड़ीसा, जो कि भुवनेश्वर की राजधानी है। तो ये दोनों चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और जो तीसरे को लेकर हमने जानकारी दिया ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये G20 के तहत संस्कृति कार्य समूह की यहाँ पर बात हो रही है। तो G20 की बात हुई तो ऐसे में बिहार के संदर्भ में आपको जानकारी दूं कि भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हाल ही में पटना में 22 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 अर्थात L20 की बैठक आयोजित किया गया था। ये जानकारी आपको याद होगा। इसको लेकर अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो यहाँ पर आपके समक्ष वो सारी चीजें हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो इसका आयोजन हुआ था ये भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत हुआ था, यानी कि वर्तमान में नवंबर
नवंबर 2023 तक जो G20 की अध्यक्षता ये भारत के पास है। और भारत ने जो G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है वो इंडोनेशिया के बाली में जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, वहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अगले 1 वर्ष के लिए भारत को इसकी कमान सौंपी। तो इसी के अंतर्गत यहाँ पर पटना में इसका आयोजन हुआ। ये आयोजन तिथि था 22 से 23 जून 2023। आयोजन स्थल की बात करें तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन किया गया राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा, जो कि समग्र रूप से बिहार के 41वें राज्यपाल है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें इस सम्मेलन की तो एक परिवार और एक भविष्य थीम पर यह आधारित था। तो ये सारी बातें यहाँ से आपको इस सम्मेलन से संबंधित आपको ध्यान रखना है। क्योंकि G20 की बात हुई तो इसको लेकर जो चीजें यहाँ पर हमने अभी बताया उसी चीज का जिक्र यहाँ पर किया गया है कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी अगले 1 वर्ष के लिए। और 17वें शिखर सम्मेलन का थीम की बात करें तो इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 9वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत से आयातित सभी फार्मा उत्पादों पर सख्त गुणवत्ता नियंत्रण जांच का आदेश दिया है? तो ये हाल ही में इस प्रकार का आदेश गाम्बिया सरकार के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल अब ये मामला क्या है जिसको लेकर इस प्रकार का आदेश दिया गया है, तो यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में गाम्बिया सरकार ने भारत से आयातित सभी फार्मा उत्पादों पर सख्त गुणवत्ता नियंत्रण जांच का आदेश दिया है, जो कि आपको ध्यान रखना यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी भी हो चुका है। हालांकि इसको लेकर आपको ध्यान रखना है कि दरअसल पिछले साल गाम्बिया में भारत द्वारा निर्मित दूषित कफ सिरप का सेवन करने से 70 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई थी। ये पुष्टि किया गया था कि भारत से जो भी कफ सिरप का आयात किया जाता है वो दूषित है, वो खराब क्वालिटी के है, जिनकी वजह से 70 बच्चों की मौत हुई है। तो इसकी पुष्टि की गई थी वहां पर गाम्बिया में। तो इसी को लेकर अभी हाल ही में गाम्बिया सरकार ने यह फैसला किया है और यहाँ से आयातित सभी फार्मा उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण जांच का आदेश दिया है। तो ये देश है गाम्बिया। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना, गाम्बिया एक पश्चिम अफ्रीकी इस्लामिक देश है जिसकी राजधानी है बांजू। और गाम्बिया की बात हुई तो जो यहाँ हमने आपको बताया कि पश्चिम अफ्रीकी एक इस्लामिक देश है। तो इस्लामिक देश की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो इंडोनेशिया वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। तो कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि इंडोनेशिया वो देश है जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे अधिक निवास करते हैं। तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखें आपको। ठीक है, एक जानकारी यहाँ पर आपको एक आंकड़े ये भी दे दो कि जो पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तकरीबन 12% से अधिक जो निवास करते हैं वो इंडोनेशिया में निवास करते हैं, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन ये जो परसेंटेज है वो 10% है। ये एग्जैक्ट डेटा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, एक्चुअली में इसी के आसपास है। यहाँ पे 12 से समथिंग कुछ ज्यादा है और पाकिस्तान का जो है 10 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। उस बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में एनजीटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि सीओ कुमार सिंह, जिन्हें आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने 6 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सीओ कुमार सिंह प्रथम को नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। तो इनका नाम यहाँ से ध्यान है कि सीओ कुमार सिंह प्रथम को अभी हाल ही में अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें और भी है एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट बिहार के संदर्भ में। ये जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है, रिविजन पर्पज से पुनः यहाँ पर हमने शामिल किया है। दरअसल हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी अथवा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस एवं तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर हाल ही में 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना लगाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात एनजीटी की तरफ से। ये ध्यान रखेगा। आपको यहाँ पर हमने बताया कि ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर यह जुर्माना लगाया गया था बिहार सरकार पर। हालांकि ऐसे ही जुर्माना कुछ समय पहले भी बिहार पर लगाया गया था। वो चीजें यहाँ पर दर्शाया गया है कि इससे पहले गंदा पानी उपचारित किए बगैर गंगा सहित अन्य नदियों में प्रवाहित किए जाने के मामले में एनजीटी के आदेश का पालन नहीं होने पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार सरकार पर नवंबर 2019 से 31 जनवरी 2022 तक की अवधि के लिए 667.30 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया था। तो ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। हालांकि एनजीटी को लेकर एक जानकारी हमने आपको ये भी दिया था, जो दिशा निर्देश दिया गया एनजीटी के द्वारा बिहार सरकार को, आप यहाँ पर वो देख सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात एनजीटी ने हाल ही में सोन नदी पर घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया गया है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए। ये निर्देश अभी हाल में बिहार सरकार को दिया गया था सोन नदी को लेकर कि इसे घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाया जाए और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। ये निर्देश एनजीटी की तरफ से बिहार सरकार को दिया गया था।
क्योंकि यहाँ पर सोन नदी की बात हुई तो सोन नदी के बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके सोन नदी के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार नामक एक ही योजना का शुभारंभ किया है? तो इस योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया हरियाणा के द्वारा। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मेरा बिल मेरा अधिकार नामक इस योजना को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा 1 जुलाई 2023 को शुरू किया गया। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2023 को किया गया। अब यहाँ पर इस योजना की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य करदाताओं यानी कि टैक्स पेयर को प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य को लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत किया गया। अब यहाँ पर आगे हम कुछ पॉइंट की चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर बी में आप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ को लेकर यहाँ पर हमने एक योजना के बारे में लिखा है। दरअसल 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्घाटन किया था। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारा कर्नाटक से संबंधित। दरअसल कर्नाटक सरकार ने हाल ही में गृह ज्योति योजना शुरू की और इस योजना के तहत कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली देगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें गृह ज्योति योजना की तो ये संबंधित है कर्नाटक सरकार से। हालांकि इसी प्रकार का एक और पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित कि उत्तर प्रदेश द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है। तो यहाँ पर जो भी कर सकते हैं योजना के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, संबंधित चीजें यहाँ से ध्यान रखें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारा होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम्स ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो इस पुस्तक के लेखक की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सुधा पई और सज्जन कुमार। इन दोनों के द्वारा संयुक्त तौर पर इस पुस्तक को लिखा गया। विकल्प होगा आंसर यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ई यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, इसी चीज को यहाँ पर भी लिख दिया गया है। इसके जो लेखक है ये सुधा पई और सज्जन कुमार है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। और जो ऑफर के बारे में हमने आपको जानकारी दिया, आप यहाँ पर इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके इस कोर्स को पीसी मेकर ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका टेस्ट सीरीज शामिल है जो कि आपकी तैयारी का घर बैठे सही तरीके से आकलन करेगा। अब यहाँ पर आज की इस वीडियो के प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला? हाल ही में आयोजित FIH पुरुष हॉकी प्रो लीग 2023 प्रतियोगिता का खिताब किस देश ने जीता? और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया? तीनों प्रश्न की जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर विस्तार पूर्वक लिखिए। और जो करंट अफेयर्स का एक PDF रिसेंटली लॉन्च हुआ अर्धवार्षिक, जिसमें जनवरी से जून 2023 तक के बिहार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का संपूर्ण संग्रह किया गया है। इस PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।